नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज़ आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 15 जनवरी 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे जो आपके अपकमिंग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको आज के इस सेशन में या आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। देखिए, टोटल हम आज के इस लेक्चर में 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल कौन-कौन से हैं? जैसे बिहू उत्सव है, जो आपको द हिंदू के पेज नंबर 10 पर देखने को मिल जाएगा। अमोनिया से रिलेटेड आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के पेज 8 पर। आतंकवाद से संबंधित द हिंदू के पेज नंबर 6 पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से बिहू उत्सव और अमोनिया को हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एंड आतंकवाद को हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है? साथ ही मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों से मैंने लास्ट क्लास में अपील की थी कि भाई आप एटलीस्ट अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं एंड सारी जैसे प्रीलिम्स के टॉपिक देख रहे हैं, मेंस के टॉपिक देख रहे हैं, तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो एटलीस्ट आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हमें ये पता भी लगे कि कौन कौन से बच्चे सीरियसली इसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी पहल का ये जो लाभ है वो किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। तो कुछ लोगों ने उसको सीरियसली लिया एंड देन कुछ लोगों ने कमेंट भी उसका करना शुरू किया। तो आई होप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, सारे के सारे लोग कमेंट करें एंड स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है। ठीक है? ताकि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक बार इंफॉर्मेशन जान लो और साथ में अगर इसको क्या करोगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, तो भविष्य में प्रीलिम्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन बना देन आप उसको आसानी से टैकल कर जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपने मान लीजिए आज बिहू उत्सव के बारे में सीखा, उसके बिहाफ पे जब आप आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि जो चीजें हमने देखी हैं अब मैं इस कैपेबल हो गया हूं कि चलो इसका अब आंसर दे सकता हूं। एंड साथ में नोट्स भी बनाते चले जाइए, है ना। प्रीलिम्स के चाहे किसी को 25 में देना, 26 में देना, करंट अफेयर हमेशा काम आता है। एंड देन जिनको अभी 24 में देना है वो बार बार अपना प्रीलिम्स पे स्पेसिफिक तैयारी कीजिए एंड बार बार ध्यान दीजिए प्रीलिम्स को रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की, जिसका नाम है बिहू उत्सव। देखिए, बिहू उत्सव अभी हाल ही में 14 जनवरी को मनाया गया असम में। एंड ये जो लेक दिख रही है ना आपको, इस लेक का नाम है, यहां पर अगर आप देखेंगे, बामुनी लेक। ये जो लेक है इसको याद रखना, ये लेक कहां पर है? असम में है। ठीक है, अगेन ये लेक कहां पर है? असम में। इस लेक में सामुदायिक तौर पर मछली पकड़ने का आयोजन रखा गया था। ठीक, अब यहां से हमें सीखना है बीहू फेस्टिवल के बारे में, जो कि होता है आपका असम में। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें अगर आपको पता लग जाए और भविष्य में अगर क्वेश्चन बने कि ये वाला फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, ये वाला फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, ये वाला फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, क्यों? अगर ये सारी चीजें आपको पता लग गई तो इट मीन्स कि भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो आप आसानी से उसे टैकल कर लोगे। क्यों करोगे? क्योंकि भैया ऑलरेडी 2018 में यूपीएससी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ चुका है, जहां पर एक साइड परंपरा है, एक साइड राज्य है, और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसी तर्ज पर हमने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाया, जिसका उत्तर अगेन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए बिहू के बारे में सीखते हैं। तो जो बिहू है, सबसे पहले तो राज्य पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो वही है कि राज्य कौन सा है? असम है। तो असम बिहू असम के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है, जो मौसम के होने वाले परिवर्तन के उपलक्ष्य में लोगों के द्वारा हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये कृषि संस्कृति और कृषि समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिहू 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है और तीनों जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग टाइप से अलग अलग समय पर ये बेसिकली मनाया जाता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है बोहाग बिहू, इसको मनाया जाता है अप्रैल में। फिर है कटी बिहू, इसको मनाया जाता है अक्टूबर में। और यह है माघ बिहू, जो अभी चल रहा है जनवरी में। ठीक है, अब कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जैसे माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है, कटी बिहू को अक्टूबर में, और बोहाग बिहू को अप्रैल में। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको रिमेंबर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। जैसे जो बिहू है वो विसुवा उत्सव के समकालीन माना जाता है। साथ ही एक कृषि जनजाति है दिमासा कछारी को त्योहार के पहले ज्ञात पूर्वज के रूप में भी माना जाता है। तो ये मैंने मेंशन क्यों किया स्पेशली?
क्योंकि अगर भविष्य में अगर सिर्फ और सिर्फ बिहू पर क्वेश्चन बना स्टेटमेंट वाला, तो क्या पता दिमासा कछारी जनजाति को वो उसमें इंक्लूड, यूपीएससी इंक्लूड कर दे। अब यूपीएससी ने अगर इसको इंक्लूड किया और आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो माघ बिहू बेसिकली 2 दिन के लिए मनाया जाता है। 2 दिन के लिए मनाया जाता है। तो पहला दिन जो होता है वो कहलाता है उरुका। पहला दिन क्या कहलाता है? उरुगा, या बिहू ईव के नाम से जाना जाता है। फिर अगले दिन मनाया जाता है मेन बिहू फेस्टिवल। ठीक है, और मेन बिहू फेस्टिवल में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं या पुरुष जो होते हैं वो खेतों में जाते हैं, बेसिकली जो घास होती है या फिर आपका अस्थाई झोपड़ियां हैं वो बनाते हैं और उन अस्थाई झोपड़ियों को क्या कहते हैं? भोला घर कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ माघ बिहू के उत्सव में एक अन्य आवश्यक चीज है मेजी। मेजी यानी कि अलाप। अलाप आप समझते हैं कि बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए, तो वो जो लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा देना होता है वो अलाप होता है। ठीक है, मेजी कहते हैं उसको। बिहू के दिन सुबह सुबह अलाव जलाया जाता है और लोग देवताओं से प्रार्थना की जाती है, उनको अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छी फसल देने के लिए सारी की सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो कुछ पारंपरिक खेल हैं जो होते हैं बिहू में। तो एक पारंपरिक खेल आपको याद रखना है, वो है टेकेली। टेकेली भोगा। एंड टेकेली भोगा का मतलब होता है बर्तन तोड़ना। क्या होता है? बर्तन तोड़ना। बाकी भैंसों की लड़ाई हो गई, मुर्गों की लड़ाई हो गई, ये सब तो आप, बिहू नृत्य हो गया, ये सब तो आप रिलेट कर ही जाएंगे। तो टेकली भोगा जो नृत्य या पारंपरिक खेल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना कि टेकेली भोगा इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल इनमें से किस त्योहार से संबंधित है? ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। उसके अलावा अब बात करते हैं बाकी बिहूज की, जैसे बोहाग बिहू है, ये मनाया जाता है अप्रैल में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, बोहाग बिहू असमिया नववर्ष और बसंत त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रंगोली बिहू, रंगोली नहीं है, रोंगाली बिहू, या फिर इसको रोंगाली बिहू भी कहते हैं, पंजाबी नववर्ष बैसाखी के साथ मेल खाता है। फिर इसके अलावा एक और बिहू बचता है, कट्टी बिहू या कोनगाली बिहू। इसको मनाया जाता है अक्टूबर में, मैं बता चुका हूं आपको। इस त्योहार के दौरान असम में के जो बोडो लोग हैं वो दीपक जलाते हैं और समृद्ध फसल मौसम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं बिहू फेस्टिवल की, जो कि आपको याद रखनी है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए, और ये वो डायग्राम है जिस डायग्राम के माध्यम से कहां कहां पर इसी समय के दौरान कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मकर संक्रांति की, 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। अब ये संक्रांत और संक्रांति जगह का नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे बिहार में मना रहे हैं, झारखंड में तो मकर संक्रांत कहते हैं। अगर उसको राजस्थान में, गुजरात में, सॉरी, इसको अगर महाराष्ट्र और एमपी में बना रहे हैं तो मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, उत्तरायण कहते हैं कहां पर? गुजरात में। अगेन नोट कीजिए इस पॉइंट को, उत्तरायण कहते हैं गुजरात में। आज ही के दिन पोंगल मनाया जा रहा है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो कि आपको याद रखने, इन केस आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया मिलान में, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे तो अच्छा नंबर आएगा आपका। चलिए, अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं और अगेन इसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड उत्सव है, एक साइड राज्य है, तो कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से उत्सव होते हैं? ठीक है, तो आप बताइए कि भोगाली बिहू क्या असम में होता है, पोंगल क्या तमिलनाडु में होता है, उत्तरायण क्या उत्तर प्रदेश में होता है, तो कौन से सही सुमेलित हैं? तो आई होप जो पिछले बच्चों ने कुछ बात बानी भी है, मैंने बोला था उनसे कि भाई आप अगर हमारा डेली ये पहल देख रहे हैं राउज़ आईएएस हिंदी की, डेली करंट अफेयर आप देख रहे हैं, तो अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दें तो आई होप ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड आर्टिकल का कंटेक्स्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, बहुत ज्यादा ह्यूमन वेस्ट की वजह से यमुना का जो रिवर, यमुना रिवर का जो वाटर है उसमें अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर हमें अमोनिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। अमोनिया पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि अमोनिया पोल्यूशन होता क्या है ना। तो बेसिकली एक केमिकल ही है अमोनिया। तो ओवरऑल इससे क्या होता है, नुकसान क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, उसके बाद बारे में भी हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी सन 2019 में
अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो, उससे संबंधित चीजों से रिलेटेड मिला के तीनों स्टेटमेंट मिला के क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, चलिए बात करते हैं अमोनिया प्रदूषण की। प्रदूषण में ये एक रासायनिक अमोनिया द्वारा होने वाला प्रदूषण है जो, और ये अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यौगिक को मिलाने से बनता है, और ये कृषि और उद्योग का उपोत्पाद है। ठीक है, कृषि और उद्योगों का उपोत्पाद है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है। अमोनिया के कृषि संबंधी उत्सर्जन में बायोमास जलाना, उर्वरक का निर्माण, ठीक है, घोल, खाद का यूज करना, उर्वरक अनुप्रयोग करना, ये सारी की सारी चीजें हैं कृषि संबंधी स्रोत। एक है गैर कृषि संबंधी स्रोत, जिसमें पेट्रोल कारों में उत्प्रेरक कन्वर्टर, लैंडफिल्ड स्लाइड, ठीक है, सीवेज कार्य, कार्बनिक पदार्थों की खाद, दहन इत्यादि। तो ये सारे के सारे कार्य हैं जो ये सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपका अमोनिया पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब ये तो रही इसकी बेसिक बेसिक चीजें। अब सवाल अगर बनेगा तो ज्यादातर बनेगा अमोनिया के प्रभावों से। अमोनिया के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, अमोनिया का प्रभाव यह हो सकता है कि ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा पानी में। ठीक है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अमोनिया के साथ नाइट्रेट में बदलने के लिए, ठीक है, तो अमोनिया के साथ क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, एंड अमोनिया जो भी केमिकल रिएक्शन होने होंगे तो वो अलग से हो जाएंगे अमोनिया से, और वहां पर ऑक्सीजन का यूज होगा। तो इससे ओवरऑल जो अन्य जीव जंतु हैं उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। साथ में एक कॉन्सेप्ट आपने आई होप पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी मात्रा को बढ़ा देगा, मतलब उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। साथ ही में ऐसा माना जाता है कि अगर अमोनिया की वैल्यू 1 है वाटर में, तो ये मछलियों के लिए विषाक्त है ना, जहर है। किसके लिए? मछलियों के लिए। मछलियों के लिए क्या है? जहर है। ये मृदा की अम्लता को बढ़ा देगा, अम्लता को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि पीएच लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन में भी बन सकता है। ठीक है, तो अम्लता में ओवरऑल जैसे एसिडिटी जो है उसको बढ़ा देगा, है ना, एसिडिटी को बढ़ा देगा। ठीक, आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा मृदा की। ठीक, इसके बाद इसी के बिहाफ पर एक आपको दे देता हूं मैं अगेन अभ्यास प्रश्न। इसका उत्तर हमें देना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में, कि अमोनिया मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ा देगा। क्षारीयता होती है अल्कलिनिटी। ठीक है, एंड मैंने आपको क्या बताया, ये क्या बढ़ाएगा? अम्लता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अमोनिया जैविक ऑक्सीजन मांग को बढ़ाता है। नाइट्रोसोनोमस नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग को बढ़ाता नहीं है, सॉरी, यस यस यस, एक सेकेंड, जैविक ऑक्सीजन मांग को यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बढ़ाता नहीं है। ठीक, अमोनिया जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी को बढ़ाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीओडी को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, जबकि मैंने वहां पर गलती से बता दिया था कि बीओडी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा हेरफेर जो करना है वो कर लीजिएगा पॉइंट में। नाइट्रोसोनोमास नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तित करता है। नाइट्रोसोनोमास एक बैक्टीरिया है, एक नाइट्रोबैक्टर होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, एक नाइट्रोसोनोमास होता है। ये क्या करते हैं? नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। ये दोनों बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रेट को अमोनिया में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप अब इसका उत्तर आप क्या देंगे?
कमेंट बॉक्स में सही देंगे। तो अगर मैं ओवरऑल एक रिवीजन करवाऊं आपका छोटा सा, तो क्या क्या प्रभाव होंगे? ऑक्सीजन को कम कर देगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा, सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर अमोनिया की मात्रा 1 ppm है, इसका मतलब मछलियों के लिए कैसा है? जहरीला है, विषाक्त है। तो इस 4 से 5 पॉइंट याद रखिएगा, मे बी इन पे क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में, ठीक। चलिए लास्ट आर्टिकल की बात करते हैं, जिसको हमें मेंस के हिसाब से देखना है। तो इस पूरे आर्टिकल में बात हुई है किसकी? टेररिज्म की बात की है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की इसमें बात की है। तो इस आर्टिकल से हम बात करेंगे टेररिज्म की, और टेररिज्म को आज के इस लेक्चर में इतने व्यापक रूप से समझेंगे कि भविष्य में आपको टेररिज्म से संबंधित अगर कोई आर्टिकल और आता है या कुछ और न्यूज आती है या फिर कोई गवर्नमेंट लॉ इंट्रोड्यूस करती है, तो उन सबको ऐड ही करना होगा, उससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब बेसिक बेसिक चीजें सारी की सारी यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2021 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है आतंकवाद से संबंधित। तो कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आज हमें टॉपिक पढ़ना है आतंकवाद, तो इसका स्ट्रक्चर तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना। टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी करो, एंड उसमें भी अगर एक टॉपिक ले रहे हो तो उसको इतने भागों में तोड़ो ताकि भविष्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हर क्वेश्चन वहां से आपका आ जाए। जैसे अगर हम आतंकवाद आज पढ़ेंगे, तो आतंकवाद सबसे पहले पढ़ेंगे कि आतंकवाद है क्या, क्या इसकी कोई परिभाषा है, ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। आतंकवाद के प्रकार क्या हैं, बेसिक बेसिक चीजें, कितने प्रकार का होता है आतंकवाद को अगर हम देखें तो इसके कॉज भी होंगे कुछ, या कारण होंगे, ठीक। फिर क्या इससे संबंधित कोई रिपोर्ट है हमारे पास जो भारत के बारे में बता दे और विश्व के बारे में थोड़ा बता दे कि देखो वर्ल्ड में ये देश हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जैसे विश्व आतंकवाद रिपोर्ट 2023 कहती है कि अफगानिस्तान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है, भारत उसमें कौन से स्थान पर है उसकी भी बात हम करेंगे। फिर उसके अलावा अगर भारत में आतंकवाद, ये पता होना चाहिए भारत में आतंकवाद, ठीक। इसके बाद क्या सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, सरकार के प्रयास और आगे की राह, ठीक। अब कोई लॉ अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, जो संबंधित हो टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्बैक्ट करने से रिलेटेड, तो एक अलग चीज हो जाती है, तो उसको भी आप अलग से जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी बीच से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आतंकवाद है क्या, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आतंकवाद ग्लोबल फिनोमेना होने के बावजूद भी आतंकवाद की अभी तक कोई भी परिभाषा सेट नहीं हुई है। कोई भी एक कॉमन परिभाषा नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको माना जाए कि ऐसे कृत्य अगर कृत्य कोई व्यक्ति करेगा तो वो आतंकवाद में शामिल होगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, धार्मिक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने के लिए नागरिक या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करना, हथियारों का प्रयोग कर हिंसा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आतंकवाद को कहा जा सकता है, ठीक है। अब आतंकवाद पर की परिभाषा पर अभी तक कोई सहमति क्यों नहीं बनी पूरे विश्व में, ठीक है, परिभाषा पर सहमति नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? परिभाषा पर सहमति अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि एक देश के लिए, मान लीजिए एक देश में जिसमें हिंसा हो रही है, उसके लिए वो आतंकवाद हो सकता है, ठीक है, जिसमें हथियारों का प्रयोग हो रहा है। जबकि दूसरे देश के लिए क्या पता एक क्रांतिकारी लड़ाई हो जाए वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम बात करें लिट्टे की, ठीक है। अब लिट्टे जो ग्रुप था या ऑर्गेनाइजेशन था, वो एक्टिव था श्रीलंका में।
अब श्रीलंका में जो लिट्टे ग्रुप था वो डिमांड कर रहा था अपने लिए कुछ पॉलिटिकल, कि भाई पॉलिटिकल बेनिफिट मिले या प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले और कुछ राइट्स मिले। दूसरी ओर एक समुदाय था सिहेली समुदाय, जिससे उसकी लड़ाई थी। तो सिहेली समुदाय के बीच और लिट्टे के बीच जब लड़ाई होती थी, तो क्योंकि ये जो समुदाय है ये ज्यादा मात्रा में को कहना गलत होगा, कि इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, परसेंटेज इनका ज्यादा है। तो इनके लिए जब भी लिट्टे ग्रुप अगर कोई भी हिंसा का प्रयोग करता था तो वो आतंकवादी घटना हो जाती थी। जबकि तमिल समुदाय के लिए ये क्रांतिकारी घटना है। क्यों? क्योंकि ये अपने हक की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल हमें पूरे राइट्स मिले जाएं, हमें भी ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे सहेली समुदाय को किया जाता है, हमारा भी हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर अब मैं बात करूं जैसे मिलिट्री कू हुआ, कहां पर मिलिट्री विद्रोह हुआ, कहां पर? अभी म्यांमार में। अब मिलिट्री विद्रोह हो रहा है तो वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो अगर वही लोग उस मिलिट्री के खिलाफ, है ना, उस रक्षा तंत्र के खिलाफ अगर हथियार उठा लें, तो शायद कोई देश ये शायद म्यांमार की जो ये मिलिट्री है वो कह सकते हैं कि देखो ये आतंकवादी घटनाएं हैं। शायद कोई ये देश कह सकता है कि देखो ये एक अपनी स्वतंत्रता की, अपने ह्यूमन राइट वायलेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक क्रांतिकारी घटना हो सकती है। लिट्टे ग्रुप को बाद में यूएसए ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया, है ना। तो और जैसे मिलिट्री कू हुआ है तो डिपेंड करता है कि कोई राज्य किस कृत्य को किस तरीके से देखता है। तो इसलिए आज तक परिभाषा पर कोई भी सहमति नहीं बनी है यूएन में बार बार सबको पता है कि आतंकवाद एक ग्लोबल फिनोमेना है, आज की सच्चाई है। ट्विन टावर कहें या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ओसामा बिन लादेन का हाथ था, उड़ाया इसको, है ना। बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ, बहुत सारी जाने गई वहां पर, है ना। मोर देन आई थिंक 3000 जाने वहां पर गई, ठीक है। तो ये अभी भी, उसके बाद भी ये सारे के सारे, जैसे पुलवामा हुआ, ताज होटल पर अटैक हुआ, तो ये सारे के सारे कृत्य होने के बावजूद भी पूरे विश्व में वो रिकॉग्नाइज तो करते हैं कि आतंकवादी जैसी घटनाएं हो रही हैं पूरे विश्व में, लेकिन कोई भी परिभाषा, एक पुनः परिभाषा की इन कृत्यों पर ये अगर ये काम करेगा कोई तो टेररिस्ट कहलाएगा, उस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, सेकंड एआरसी ने बोला है कि ये अगर कृत्य शामिल होंगे देन वी कैन से कि ये एक आतंकवादी घटनाएं हैं। जैसे आग्नेयास्त्रों, विस्फोटों या अन्य घातक पदार्थों का उपयोग कर जीवन, संपत्ति, सैन्य महत्व वाले प्रतिष्ठानों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की संभावना। दूसरा, सार्वजनिक पदाधिकारियों की हत्या, उसमें प्रयास भी का इरादा, भारत की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालना, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, सरकार के कार्य करने के लिए उस कार्य को करने के लिए मजबूर करना, या सरकार के किसी विशेष तरीके से कार्य करने को रोकना के लिए व्यक्ति को मारना या घायल करने की धमकी देना भी क्या है, इन चीजों में शामिल होना चाहिए। इन कृत्यों में उपरोक्त गतिविधियों के लिए वित्त सहित सामग्री सहायता प्रदान करना, ठीक है, और सुविधाएं प्रदान करना। कि ऐसा नहीं है कि ये हिंसा का प्रयोग करें, वो तो ठीक है, साथ में जिसने उसको फाइनेंशियल हेल्प दी है, साथ में जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं जो भी उन्होंने प्रोवाइड कराई है, उनको भी उस कृत्य में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सेकंड एआरसी का कहना है। आप मेंस के आंसर में इसको यूज कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, इससे रिलेट कुछ करे तो, ठीक। तो आतंकवाद, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आतंकवाद के प्रकार की। देखिए आतंकवाद के जैसे दो प्रकार हैं। जैसे एक तो होता है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान क्या करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब इसका हमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसके पीछे अगर हम देखें हाथ तो किसका होता है, पाकिस्तान का होता है। दूसरा, जो आप ओसामा बिन लादेन है वो कहां पाया गया था, पाकिस्तान में, है ना। गैर राज्य तत्व द्वारा आतंकवाद, जैसे कोई व्यक्ति होता है या कोई संगठन होता है, ये किसी स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर नहीं होता, ये अलग ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और लड़ाई लड़ती है या फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है जो कि टेररिज्म या आतंकवाद जैसे कृत्यों की घटनाओं के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। तो व्यक्ति या संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन वे किसी देश या राज्य से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे नक्सली हो गए, एलटीटीटी हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया आदि, ठीक है।
लेकिन हमें तो पता है लश्कर तैयबा तो कहीं ना कहीं अगेन सपोर्ट करता है पाकिस्तान इसको। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में आतंक, मतलब बहुत ज्यादा हमें आतंकवाद देखने को मिलता है। ठीक है, अब इतना आतंकवाद फैल क्यों रहा है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इजी टू एक्सेस है सारी की सारी चीजें, नकली पासपोर्ट बन जाता है। आतंकवाद कोई ऐसा नहीं है कि केवल हिंसा का प्रयोग हो रहा है, अब तो आतंकवाद में साइबर टेररिज्म भी इंक्लूड हो रहा है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आतंकवादी जैसी घटनाएं जो हैं होती हैं। ठीक है, तो पहला जो हम देखेंगे वो है ऐतिहासिक कारक। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय हुआ, भारत में विलय हुआ। ठीक है, इधर पाकिस्तान भी दावा करता है। एक जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववादी भी हैं। तो जब जो विलय पत्र है या विलय दस्तावेज है, तो ये तो कंफर्म है कि जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख है, जो पीओ के हिस्सा मैं बोल रहा हूं, इधर से अक्साई चीन की मैं बात कर रहा हूं, तो इंटरनल पार्ट है इंडिया के, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। परंतु इस विलय दस्तावेज, इस विलय दस्तावेज की अलग अलग व्याख्या देते हैं पाकिस्तान और अलगाववादी, उस बिहाफ पर भी लड़ाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक कारण इसके पीछे छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहां में आतंकवाद देखने को मिलता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हमें सारी इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है, तो इसका कारण यह है कि जो वहां की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी उसका एक बड़ा कारण है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? एक हो सकता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण तो बहुत सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जो कि एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है या उदाहरण है? धार्मिक कट्टरवाद का, धार्मिक कट्टरवाद का। जैसे एग्जाम्पल है आईएसआई। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं? या तो प्रतिनिधित्व की कहीं दिक्कत होगी, है ना, या फिर अपने राइट्स की बात होगी, तभी तो हथियार उठाता है व्यक्ति स्टेट के खिलाफ, प्रतिनिधित्व की बात होगी, या फिर शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ होगा। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी वजह से, ऐसे कारक जो हैं जिसकी वजह से लोग हथियार उठाते हैं एंड स्टेट के अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड देन वो हो जाती है टेररिज्म की घटनाएं। एक एग्जांपल राजनीतिक कारक में जैसे लिट्टे ग्रुप है, सिहली समुदाय से रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है ना, कल को मिलिट्री कू हुआ है अभी एंड म्यांमार में फिर से लोग हथियार उठा ले, देन राजनीतिक कारक हो जाएगा। ऐसे कुछ आर्थिक कारण है, जैसे एक एरिया ज्यादा डेवलप है, एक एरिया ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, रिसोर्सिस का बंटवारा, है ना, डेवलपमेंट की वजह से। साथ ही में जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो ज्यादातर जो स्टेट थे पहले नॉर्थ ईस्ट के, वो असम के अंतर्गत आते थे, तो इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, जैसे मिजो, नागा इंसर्जेंसी, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी वहां पे। क्यों? क्योंकि लोग एक एक कल्चर दूसरे कल्चर को शायद पसंद नहीं करता था, है ना, अपने अलग भूमि की डिमांड करता था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने हथियार उठाए। एंड देन अभी तो चलिए मिजो और ये सब मिजो फ्रंट के साथ हमने क्या क्या समझौता किया भारत ने, देन उसके बाद सारी की सारी चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी देखने को मिली मिजोज की वजह से और नागा की वजह से। ठीक है, मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? हथियार उठाते हैं फिर। ठीक है, तो अगेन वही टेररिज्म वाली घटनाएं होती हैं, जैसे अगेन एक एग्जांपल म्यांमार का हो सकता है, ठीक, या फिर लिट्टे ग्रुप एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आतंकवाद के प्रभाव क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आतंकवाद के पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे, है ना, बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपने बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ? आतंकवादी घटना हुई, उसमें 3-4 हजार लोग मारे गए, उसमें बहुत ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ। तो वहां पर क्या होता है कि जिस स्टेट में, है ना, जिस स्टेट में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में बार बार हमें आतंकवादी घटनाएं जब देखने को मिलती हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि वहां पर जो डेवलपमेंट है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो हमें कम देखने को मिल रही हैं। कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा ऐसी जगह जो पूरी तरीके से असुरक्षित है?
लोग वहीं खर्चा करते हैं जहां, या फिर बिजनेसमैन वहीं अपना पैसा लगाते हैं जहां उसकी जो संपत्ति है, लैंड है, ठीक है, जहां लोग आराम से आके काम कर सके, जहां लोगों को कोई धमकी ना दे, ये पूरा प्लेस आराम से सुरक्षित हो, तो वहां पे लोग काम करेंगे। तो जब ये बार बार घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टेट का पिछड़ेपन का एक कारण भी ये बन जाता है। दूसरा, संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जान माल की भी हानि होती है, रक्षा एवं पुलिस पर अधिक व्यय होता है। अब क्या होता है कि जब ये सारी की सारी चीजें होंगी तो हमें इनको कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा, है ना। अब हमें टैकल करना पड़ेगा तो अपना रक्षा व्यय बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अधिक खर्च करना पड़ेगा। जैसे भारत की बात करें तो भारत जो सेकंड इंपोर्टर है आर्म्स का, है ना, भारत का जो रक्षा व्यय है वो 7वें नंबर पर जैसे आता है, ठीक। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए दूसरी जगह, वो पैसा अब हमें बेसिकली रक्षा व्यय में लगाना पड़ेगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने आसपास इतने सारे दुश्मन जो हैं हमारे, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा फिर हमें राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या क्या राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं? कि जो युवा हैं उनकी भागीदारी राजनीति में कम, और उग्रवादियों के प्रति, उग्रवादियों के साइड ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे बुरहान वानी की मृत्यु हुई, है ना, और उस वक्त कर्फ्यू लगा जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, एक मिलिटेंट था ना। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिससे पता लगता है कि जो युवा है उसकी राजनीति में, डेवलपमेंट वाली राजनीति में, एक देश को या फिर उस राज्य को बेहतर करने के लिए जो राजनीति होती है उसमें उनकी भागीदारी कम, एंड दूसरी जगह अलग ऑर्गेनाइजेशन में, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उग्रवादी घटनाओं में युवाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा होती है। तो वो स्टेट कैसे डेवलप करेगा? दूसरा, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है? कि 2017 में जब जम्मू एंड कश्मीर में बाइपोल इलेक्शन जो हुए, तो वहां पर वोटिंग ही 7.5% हुई, एंड 7.5% वोटिंग पे अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक जो प्रतिनिधि व्यक्ति है वो सच्चा प्रतिनिधित्व करता है अपने लोगों का? क्योंकि यहां पर तो वोटिंग हो ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि सरकार पर विश्वास का क्षरण होता है लोगों को। लोगों, अब बार बार आतंकवादी घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन उन घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है, मतलब हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कमजोर है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है जो कि काम करती है लोगों को सुरक्षा देने का, है ना, लोगों के हितों को सुरक्षा देने का काम करती है, तो उस पर से धीरे धीरे विश्वास उठता चला जाता है। कानून व्यवस्था का बिगड़ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कानून व्यवस्था बिगड़ती है। और कब ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ती है? जब लोकल लोगों का ज्यादा सपोर्ट हो तो कानून व्यवस्था ज्यादा बिगड़ती है। एंड फिर उसके बाद इसी लोकल सपोर्ट की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहुत ज्यादा अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, इन सबको दुरुस्त अगर कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा हमें, बहुत इसमें आतंकवाद में कमी देखने को मिलेगी। यस, सामाजिक प्रभाव, समाज का विघटन होता है। कोई भी समाज असुरक्षित तरीके से कैसे डेवलप हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में मान लीजिए कि तालिबान का राज आया, है ना, तो वहां पर कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा अगर लगातार लड़ाइयां ही चलती रहेंगी, लगातार वो क्षेत्र असुरक्षित बना हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए शांति बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, तब ये सारे के सारे मायने क्लियर होंगे, देन आपको पता लगेगा कि कोई एरिया इस वजह से डेवलप हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा सुरक्षा है। तो जब ये शांति सुरक्षा है तो जो हमें पैसा किसी डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हमारा रक्षा है वो कहीं ना कहीं वो कम होता है और बहुत सारा पैसा हम डाइवर्ट करते हैं डेवलपमेंट की ओर, ठीक है। और समाज में डर, संदेह और दहशत का माहौल बना रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड देन अब जानते हैं कि कुछ, क्या हमारे पास कोई रिपोर्ट है, कुछ डेटा है जिसका हम यूज कर सकते हैं मेंस में। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जिसको निकाला जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, उसका यह कहना है कि भारत इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर और पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। तो अभी भी इंडिया में इंसर्जेंसीज ज्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन 370 हटने के बाद अब देखेंगे ना, तो धीरे धीरे आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं।
बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी। मतलब लास्ट जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हमें देखने को मिली थी, वो देखने को मिली थी पुलवामा अटैक। ठीक है, तो यहां पर हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। तो जैसे 370 हटा, गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, बहुत ज्यादा मतलब नो टॉलरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने जब अपनाई, भारत सरकार ने नो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू से ही टेररिज्म के खिलाफ थी। तो ये सब सारी की सारी चीजें जब इंप्लीमेंट हुई, देन आपको टेररिज्म की जो घटनाएं वो कम देखने को मिल रही है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान सबसे ज्यादा आतंकित क्षेत्र है, मतलब प्रथम स्थान पर वो है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में भी गिरावट देखने को मिली है 9% की। यह संख्या घटकर 6,701 मौतों पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2015 में अपने चरम से 38% कम है। तो इस पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हैं। पूरे ग्लोबल विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ओवरऑल आपको आतंकवादी घटनाएं धीरे धीरे कम देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा ही से एक्टिव थी, और आज और ज्यादा एक्टिव है। आज बहुत ज्यादा उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी है, तो जहां जिनको पहुंचाना होता है समय से पहुंचा देते हैं, वो जैसे ही मिलता है तुरंत पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भारत सरकार ने या क्या क्या प्रयास किए हैं आतंकवाद को कॉम्बैक्ट करने के लिए या कम करने के लिए। तो पहला है यूएपीए लॉ, है ना, 1967। उसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए, जो कि मौजूदा कानून व्यवस्था में सभी प्रकार के आतंकवादों से निपटने के लिए सक्षम कानून है। दूसरा, 26 नवंबर 2001 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद, जब आपका ताज होटल की बात कर रहा है, जब उसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसियां बनाई, एनआईए की स्थापना की। और एनआईए क्या करता है, जांच करता है कि और सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, आतंकवादी जो गतिविधियां, उन सब पर नजर रखता है। भारत की खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क, जिसमें रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अन्य शामिल है, जो देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने का काम इन्हें सौंपा गया है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्पेशली जो एनएसजी कमांडोज होते हैं, ठीक है, एक अर्धसैनिक समूह है जिस पर आतंकवाद विरोध और अपहरण विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। तो कहीं भी आतंकवादी घटना होगी, किसी ने मतलब मान लीजिए किसी बस को हाईजैक कर लिया, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, तो वहां रोल रहेगा आपका एनएसजी कमांडोज का। जैसे हाल ही में आपको पता भी होगा कि इंडियन नेवी ने जैसे कुछ जो हमारे जो पायरेट्स हैं, उन्होंने शिप को पकड़ लिया था, हूती विद्रोह जो चल रहा है उसकी वजह से रेड सी के वहां पर। देन हमने अपने जो सैनिक हैं उनको बचाया वहां से। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेनिंग जैसे अच्छी मिलेगी उतना ही अच्छे तरीके से मतलब आतंकवाद के खिलाफ ये लोग लड़ पाएंगे। इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उग्रवादी विरोध और आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं। इसके अलावा बात करें, भारत एफएटीएफ का भी सदस्य देश है, तो बार बार वहां पर सवाल उठाता रहता है ताकि वित्त पोषण ना हो पाए आतंकवादियों का, वित्त पोषण गतिविधियां रुके आतंकवादी गतिविधियों की। और ये ऐसा मंच भी है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, एंड यूनाइटेड नेशन के मंच पर बार बार भारत आतंकवाद के सवाल को उठाता रहता है ताकि दुनिया रिकॉग्नाइज करे। आतंकवाद को रिकॉग्नाइज तो कर चुकी है दुनिया, साथ में एक कॉमन परिभाषा आए और स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़े, एंड स्पेशली पाकिस्तान का नाम जहां जहां बार बार आता है। और ये वर्ल्ड में प्रूफ भी है, ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया तब से, ठीक है, मारा गया था जब से। नागरिक समाज, मीडिया की भूमिका, आतंकवाद से निपटने के लिए बहुआयामी प्रतिक्रियाओं के लिए सभी मोर्चों पर अच्छी तरह से समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता होगी। एजेंसी संस्थान जैसे नागरिक समाज, मीडिया और राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तब जाके हम कहीं ना कहीं आतंकवाद से निपट सकते हैं। क्यों? जैसे नागरिक हैं, अब लोकल सपोर्ट अगर उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, तुरंत जो सूचना है वो पहुंच जाएगी आपके प्रशासन तक, है ना। मीडिया की भी इसमें भूमिका है। तो ये सारे के सारे लोग मिलके कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं आतंकवाद को लेके, उनमें एक सर्वसम्मति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपस में ही वो लड़ जाएं। राजनीतिक दलों को ऐसी योजनाबद्ध रणनीतियों की व्यापक रूपरेखा की आवश्यकता पर राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए।
इस राष्ट्रीय रणनीति के आधार पर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामरिक घटकों के साथ साथ अपनी संबंधित क्षेत्रीय रणनीतियों को भी तैयार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे देश के लिए सेम पॉलिसी आप बना दो, जबकि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इन सारे एरियाज में आपको टेररिज्म की जो घटनाएं वो ज्यादा देखने को मिल रही है, तो वहां की पॉलिसी अलग होनी चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि कहां कैसी कंडीशन है, उस बिहाव पर वहां पर पॉलिसी होनी चाहिए। एंड अगेन सिविल सोसाइटीज, मीडिया, पॉलिटिकल विल, ये सारी की सारी चीजें एक साथ होंगी और ज्यादा मजबूत होंगी, तो हम आतंकवादी के खिलाफ भी अच्छे से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी की पहल ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये हिंदी की पहल आपको अच्छी लग रही है, तो जो भी हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तक इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।